नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, यानी जो ये लेक्चर है आपका, ये लास्ट लेक्चर है। इसमें जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आपके, वो सारे हम क्लियर करेंगे। अब जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंड लॉन्ग डिस्टेंस। की बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, उनका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं, वो चीज मेरी बात ध्यान से सुनना। नॉर्मली हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, यानी किसी लेंथ को मेजर करते हैं। क्या करना है? लेंथ को मेजर करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट होते नहीं होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उस लेंथ का मेजरमेंट हम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अपन 1 किलोमीटर दौड़ भाग के आओ, तो अपने पास एक स्केल होता है जिससे अपन 1 मीटर कर लेते हैं। फिर उस 1 मीटर को रिवाइज करते रहते हैं। जब उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। हमने इसे अपने मैथमेटिक्स से सेट कर रखा है, यानी हमने एक मेथड बना रखा है। हमारे पास 1 मीटर की डिस्टेंस मेजर करना है। हम मेजरमेंट किस कर रहे हैं? सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस को कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम उसको एक मेथड से, हमने एक मैथमेटिकल मेथड बना रखा है, उससे हम उसको 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी कुछ डिस्टेंसेस होती है जो बहुत लेंथी होती है, उनको मेजरमेंट करने के लिए भी कुछ हमारे मेथड्स हैं। ठीक है, उन मेथड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ रेंज होती है जिनके लिए हम कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जिनका मैं नाम बता दूं आपको। मोस्टली हमारा सबसे पहले है कि रेंज होती है 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। अगर कोई रेंज, अब आप कहते हो सर रेंज क्या होती है? रेंज होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा वेट 75 kg है, 75 kg वेट है, तो ये किस रेंज में आता है? ये 0 से और 100 के रेंज में आता है। 0 से 100, और 100 को अपन अगर पावर में निकालें तो 10⁻², तो ये किसकी रेंज में है? 10⁻² की रेंज में। मैं आपसे कहूं कि यहां से हम वहां चले, 800 मीटर चलना है, 800 मीटर चलना है। अगर उसको निकालें तो क्या निकालें? 800 है। अब 800 करें तो 8 × 10⁻², यानी 10⁻² की रेंज में। समझ आ गया? इस तरीके से जो रेंज निकाली जाती है वो निकाल सकते हैं। तो अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक है, तो हम उसको कौन से स्केल से मेजर करेंगे? मीटर स्केल से। उस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या होगा? मीटर स्केल होगा। आपसे पूछ जाता है कि मीटर स्केल की रेंज क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे? 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर होती है। ठीक है, अब दूसरे बात करते हैं। अगर मान लीजिए 10⁻⁴ मीटर का आपको कोई स्केल गिवन है, मतलब कोई आपको रेंज गिवन है 10⁻⁴, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। क्या होता है? हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है। अब हम इसको पढ़ेंगे। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये इंस्ट्रूमेंट भी है आपके लैबोरेटरी के अंदर। अब सर ये वर्नियर कैलिपर्स की स्पेलिंग में देखो, स्पेलिंग क्या होता है कि साइंटिस्ट का नेम है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो। मैंने जो पढ़ा है, हो सकता है कि इसमें कोई गलती हो, तो ये क्या होती है? वर्नियर कैलिपर्स होती है। क्या होती है? इसको क्या बोला जाता है? वर्नियर कैलिपर्स बोला जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया सबको कि वर्नियर कैलिपर्स की स्पेलिंग क्या होती है? वर्नियर स्पेलिंग की VER मैं लिख देता हूं। क्या बोला जाता है इसको? वर्नियर कैलिपर्स बोला जाता है। क्या लिख दिया? ये वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, कौन सी रेंज होती है? 10⁻⁴ मीटर। 10⁻⁴ मीटर को किससे में आप मेजर करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स से मेजर करते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट हम बात करें 10⁻⁵ मीटर। इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? स्क्रू गेज करते हैं, या स्क्रू गेज के लिए जो स्फेरोमीटर भी होता है। क्या होता है दूसरा? स्फेरोमीटर। ठीक है, तो ये चीज है। हम दो इंस्ट्रूमेंट को जो रेंज होती है वो मेजर करने में क्या होती है? 10⁻⁵ स्क्रू गेज। अगर आप सब कोई क्वेश्चन पूछता है कि 10⁻⁵ रेंज है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए लेके आए, तो आप क्या कहोगे? सर स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर। 10⁻⁴ के लिए कैलिपर्स। अब सर कैलिपर्स 10⁻⁴ का साइज बात करें, ये आपको दिख रहा है मार्कर, इसकी रेंज आती है कैलिपर्स में, यानी 10⁻⁴ की रेंज में। ये
अब इसकी अगर हमें यहाँ पे रेडियस या डायमीटर पता करनी है तो किससे करेंगे? वर्नियर कैलिपर से। किससे करेंगे? वर्नियर कैलिपर से। आपके पास वायर है जो घरों के अंदर सप्लाई होता है, उसके अंदर जो छोटा सा वायर होता है, अगर उसकी लेंथ हमें या उसकी डायमीटर हमें पता करनी है, उसकी रेडियस हमें पता करनी है, तो उसकी रेडियस को पता करने के लिए हमें स्क्रू गेज का कैलकुलेट करना है। किसका? स्क्रू गेज। किसका यूज होता है? स्क्रू गेज का होता है। दूसरी बात है, आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देखे होंगे, लेंस देखे होंगे, उनकी जो रेडियस है कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्फेरोमीटर को। किसको यूज करते हैं? स्फेरोमीटर। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल है, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब हम आप इनको बता देंगे आपको। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में जो थिंग्स थी वो क्लियर हुई, यानी आपका ये जो डाउट था ये क्लियर हो गया। कहने का मतलब हमारा, हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो भी हमारा एक मैप है उसको हम बता सकते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देयर इज डिफरेंट मेथड फॉर मेजरिंग। बहुत सारे, सबसे पहले हम बात करें मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। मैंने कहा ना कि यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करने या तो बहुत लार्ज हो या बहुत स्मॉल हो, तो हम या तो स्मॉल या लार्ज डिस्टेंस के लिए, तो सबसे पहले हम किस करेंगे? लार्ज डिस्टेंस के लिए। इसके लिए एक मेथड यूज होता है जिसका नाम क्या है? पैरालैक्स मेथड। कौन सा मेथड है? पैरालैक्स मेथड। अब पैरालैक्स मेथड क्या होता है ये हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी जो दूसरी चीजें वो बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अपने को पता होना चाहिए कि पैरालैक्स मेथड क्या होता है। सबसे पहले तो पैरालैक्स पता होना चाहिए कि पैरालैक्स क्या है। देखो पैरालैक्स क्या है, आपके पास दो आंखें हैं, बिल्कुल है सर, आप एक आंख को बंद कर सकते हो? कर सकते हैं सर। मान लीजिए आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को आपने एक आंख बंद करके देखा, फिर उसको खोल के दूसरी को बंद किया, देखा तो उसकी पोजीशन में चेंज आता है। उसकी पोजीशन में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है, यानी वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वहां से पोजिशनेड हो जाता है। और जब पोजिशनेड होगा उसी को क्या बोलते हैं अपन? पैरालैक्स बोलते हैं। तो पैरालैक्स का मीनिंग है यहाँ पे, इफ वी पुट वन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस, कि हम अपने सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, एंड अल्टरनेटली क्लोज आउट आईज, मतलब कि एक पहली बार ये बंद करते हैं, दूसरी ये बंद करते हैं, यानी अल्टरनेट हो गया। ठीक है, वी सी दैट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू बैकग्राउंड अपीयर्स टू बी चेंज, यानी उसकी बैकग्राउंड मतलब पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है उसके कंपेयर, मतलब उसको रिलेटिव उसमें क्या है? चेंजेस आए, यानी उसकी पोजीशन क्या हुई है? बदली है। उसी को क्या बोलते हैं? पैरालैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैरालैक्स बोला जाता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है बेसिक। बेसिस। बेसिस क्या होता है? जैसे हमारे ये आई और ये आई दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? बेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिस। नॉर्मल एग्जांपल के लिए मैं समझाने की कोशिश करूं, हम चांद तारों की बातें करते हैं ना, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा ही करते हैं, हिंदी मीडियम के तो फिर भी समझ आते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कभी भी जब चांद तारों की बात होती है तो नहीं समझते हैं। और आजकल बहुत सारे बच्चों को शायरी लिखने का भी बहुत शौक है, बहुत अच्छी अच्छी शायरी लिखते हैं, कुछ उसको पब्लिश कर देते हैं, कुछ अपने जो पर्सनल डायरी होती है उसी में संजो के रखते हैं। यस और नो? रखते हैं ना? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फ्रेंड है जिसको हम चांद तारों की बातें कर रहे हैं, जिसके साथ बैठ के, अब ये तो आप समझ गए, इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा फ्रेंड होता है जिसके साथ आप चांद तारों की बात करते हो। तो मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो, आपका दोस्त आपके शहर में या किसी दूसरे शहर में अपने छत पर बैठा है, और आप यहाँ से मून को देख रहे हो, और आपका फ्रेंड भी वहां से किसको देख रहा है? मून को देख रहा है। तो फिर अपन फोन पे जब आप फोन पे बात करोगे तो वहां से कहोगे देखो आप ऊपर आसमान में एक चांद नजर आ रहा होगा, ऐसे ही वो आपसे कहेंगे, आप उनसे कहोगे। दोनों की पोजीशन अलग अलग है। मैं फिजिक्स के टॉपिक से रिलेट कर रहा हूं उसको, आप ज्यादा सीरियस मत हो जाना उस चीज को लेके। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी दो पोजीशन जहां आप बैठे हो और आपका दोस्त बैठा है, यानी ये कोई दो पोजीशन है, एक पोजीशन आपकी ये हो गई, दूसरी पोजीशन भी हो गई, यानी यहाँ आप बैठे हो, यहाँ आपका फ्रेंड बैठा है, बेटी है बैठा है। ठीक है, तो इसके साथ में अब यहाँ पे कोई मून है, यानी आपको जो दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है? मून दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा नीचे बनाता हूं वरना आपको दिखेगा नहीं है, तो मून तो दिख जाएगा, ये दिखेगा यहाँ पे ना। तो ये आपको क्या हो गया? मून हो गया, और यहाँ पे दो पोजीशन हो गई। ठीक है, और एक ए पोजीशन हो गई, ये कौन सी हो गई? बी पोजीशन हो गई। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको बोल देंगे हम बी, यानी ये जो डिस्टेंस बी हो गई, यानी ये तो क्या हो गया? आपका बेसिस हो गया। क्या हो गया? बेसिस। अब आप यहां से देख रहे हो, यानी डिस्टेंस, और जो आपका फ्रेंड है वो भी वहां से देख रहा है, देख रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? दोनों के वहां से डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहां से आप
देख रहे हो वहां से देख रहे हो, दोनों के बीच में एक एंगल भी बनेगा, जिस एंगल को क्या बोल देंगे अपन, थीटा। और जो ये थीटा होता है ना, इसको बोलते हैं कोण, और जो ये थीटा होता है इसको बोलते हैं पैरेलक्स एंगल। क्या बोलते हैं, पैरेलक्स एंगल। ये डायग्राम बुक हुई है, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेलक्स एंगल। अब बात आती है कि सर ये पैरेलक्स एंगल कैसे निकालते हैं। जब भाई आप बैठे हो, आपके साथ दूसरा आपका फ्रेंड बैठ रहा है, तो वहां से जब आप देखोगे तो उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो वहां से एंगल उसका कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात है, चलो सर वहां से तो नहीं देख सकते भाई, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिंगल होते हैं। सिंगल का मतलब वो किसी के साथ नहीं बैठे होते हैं, वो खुद के साथ ही बात करते हैं कि मेरे चांद तारे, मुझे ही है सब कुछ और कुछ नहीं है। होते हैं ना भाई, दो तरह के लोग होते हैं, कोई अपने फ्रेंड हो, किसी के पास फ्रेंड होता है, किसी के पास नहीं होते, जैसे मैं, तो ऐसे फ्रेंड नहीं होते हैं। तो वहां पर आप सुन लो मेरी बात ध्यान से कि वो क्या करता है कि दो तो है नहीं, वो अकेला है, तो वो क्या करता है कि अपनी आंखों से दो बार देखता है उसको। उसने एक आंख बंद करी और फिर देख लिया, फिर उसने दूसरी आंख को बंद किया, उसने देख लिया। इसका मतलब दोनों आंखों से वो लगातार उसको देख रहा है। समझ रहे हो मेरी बात आप? अब इन दोनों आंख के बीच की दूरी आप पता कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो भी पता कर सकते हैं, डेफिनेटली पता कर सकते हैं। तो हम उस ऑब्जेक्ट को जिसको देख रहे हैं, जैसे वो मून हो सकता है, कोई दूसरा प्लेनेट हो सकता है, स्टार हो सकता है, तो उसको देखने के लिए फिर हमारा एक फॉर्मूला बनता है, जिसको बोलते हैं d क्या बोलते हैं, b/θ। इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला आपके सामने है और इसमें b और थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो आसानी से आप वो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं जो इस अर्थ से और इस मून की जो डिस्टेंस है वो पता कर सकते हैं। मून के अलावा कोई दूसरा प्लेनेट है ना, तो वो भी आप वहां से पता कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये तो नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं इसको, है ना, मून को। तो प्लेनेट भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। मैंने कहा कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं है कि अभी कभी आप मून को प्लेनेट बोल दो, प्लेनेट नहीं है वो, एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीजों को पता कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये क्लियर हो गया। तो पैरेलक्स मेथड पता चला गया आपको, पैरेलक्स मेथड पता चला। अब बात आती है कि कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि जो अपना बहुत सारे जो प्लेनेट है, जैसे मान लीजिए मर्क्यूरी है और कोई दूसरा है नेपच्यून है और कोई भी है, कि सर वो जो प्लेनेट है उनका साइज क्या है। अपन कहते हैं कि ये साइज में सबसे बड़ा है और ये साइज में सबसे छोटा है। अपने को कैसे पता चला? अपन वहां गए थोड़ी, गए भी नहीं भाई, नेपच्यून पे मर्क्यूरी पे गए थोड़ी, अपन नहीं गए कभी। अपने कैसे पता है कि ये प्लेनेट जो है वो इस तरीके से, मतलब इतना साइज है। चलो मार्स की तो अपन फिर भी कहते हैं कि वहां अपन गए तो नहीं, लेकिन अपन ने जो भी अपना सैटेलाइट वगैरह है वहां पहुंचने के बाद अपन उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन चलो मून पे चले गए हम, लेकिन दूसरी जगह तो हम गए भी नहीं, फिर भी उनका साइज कैसे पता है? तो उसको साइज का पता करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उसको इस फॉर्मूले से हम पता करते हैं। अगर हमारे पास d पता चल गया, बिल्कुल, फिर हमें d और अल्फा पता होने की जरूरत है। अब जो d होता है ये क्या होता है? डायमीटर ऑफ प्लैनेट। डायमीटर ऑफ प्लैनेट यानी डायमीटर मतलब कि उस प्लैनेट का कितना डायमीटर है, और जो अल्फा होता है वो होता है एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर। अगर इनमें से d, कैपिटल D आपने यहां से पता कर लिया, फिर अल्फा पता है तो d निकाल सकते हो, d पता है तो अल्फा निकाल सकते हो। इस तरीके से आप जो प्लैनेट है उसका डायमीटर भी और उसका जो उसका जो डायमीटर है उसका भी मेजरमेंट आप कर सकते हो कि प्लैनेट कितना उसकी रेडियस है या फिर कितना उसका डायमीटर है, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गई। तो आपका जो फर्स्ट था, मतलब जो लार्ज डिस्टेंस के, तो वो कंप्लीट आपका लगभग हो चुका है। अब इसमें से कुछ छोटी चीजें जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे या जो कुछ मैथमेटिक्स रूल्स है, तो कौन कौन से मैथमेटिक्स रूल्स होंगे अब हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो फिर आपको यहाँ से आसानी से जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं उन टॉपिक्स की कि वो क्या क्या है। देखो सबसे पहले, वैसे तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि 1 डिग्री को π/180 रेडियन के इक्वल माना जाता है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 90 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करो। किसमें चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे? तो इस फॉर्मूले से देख लो, 1 डिग्री कितना होता है? 180 π/180, 90 क्या हो जाएगा? 90/180। ऐसा करो, पाई मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का तो 2 टाइम्स आएगा, तो π/2, यानी 90 डिग्री π/2 रेडियन के बराबर होता है। यस और नो?
ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करो तो 1 डिग्री क्या होता है पाई अपॉन 180, 180 क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 180, इसका मतलब पाई। ये किसमें बदल गया रेडियन में बदल गया। यानी डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं तो रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि पाई बाय 2 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलो, इसकी डिग्री का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब डिग्री का आंसर बदलने के लिए देख लो फटाफट कि जो अपना बदलना है यानी जो पाई, अब यहां से देख लो ना, यहीं से देख लो, मैं आपसे डिग्री यहाँ रेडियन की बात करूं, अगर 1 रेडियन की बात करूं मैं तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई में चला जाएगा 180 अपॉन पाई, क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई। अब मुझे पाई बाय 2 को बदलना है तो यहाँ पर क्या करेंगे पाई बाय 2 रेडियन को बदलना है तो ये डिग्री में आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 180 अपॉन पाई और पाई बाय 2, पाई से पाई 2 कैंसिल 90, यानी आंसर क्या जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ पे भी मतलब रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में बदल सकते हो क्या, यानी अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन पाई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, यहीं से देखना, थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट है और मजेदार है कि जो डिग्री रेडियन तो आप पहले भी पढ़ चुके हो और अगर आज भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप यहाँ से ये चीजें क्लियर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो 1 डिग्री होता है ना ये 60 आर्क मिनट के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं आर्क मिनट। मैंने हिंदी में लिख दिया, क्या बोलते हैं इसको आर्क मिनट बोलते हैं। अगर 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 आर्क मिनट, समझ आ गया क्लियर। और अगर इसको 1 आर्क मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है 60 आर्क सेकेंड, इसको बोलते हैं आर्क सेकेंड। क्या बोला जाता है इसको, डबल को आर्क सेकेंड, सिंगल को आर्क मिनट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर 1 जो अपना आर्क मिनट होता है वो किस इक्वल होता है 2.908 into 10⁻⁻4 रेडियन। इसको अगर राउंड ऑफ डिजिट करूं मैं तो क्या हो जाएगा 2.91 into 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, और जो 1 डबल को इसको याद रखना तो कितना हो जाएगा 4.847 into 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, इसको राउंड ऑफ डिजिट कर लेना तो क्या हो जाएगा 4.85 into 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है अगर रख सको तो, और ये याद रखना है। अगर ये चीज याद नहीं भी रहती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों चीजें याद रखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर यहां से इन चीजों को याद रख लोगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर सी है, छोटा सा है कि आपको ये चीज क्या रखनी है पूरी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो 1 डिग्री है ये पाई अपॉन 180 होता है, लेकिन अगर इसको वैल्यू में पूछ ले तो क्या आता है 1.745 into 10⁻⁻2 रेडियन होता है। अगर इसको भी कोई सॉल्व कर रहा है तो इसका भी याद रख लेना कितना होता है 1.745 into 10⁻⁻2 रेडियन। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी बहुत आवश्यक है। एक बार अपने उस पे जो बोर्ड पे दिख रहा है उसको रिमाइंड कर लो माइंड में, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके हैं जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो ये चीज आपको आने सबको कंपलसरी है। अगर किसी को ये चीज नहीं आएगी तो फिर उसको दिक्कत हो सकती है क्वेश्चंस करने में। आपके जो 2.1 और 2.3 या 4 क्वेश्चंस है बुक में देखना, आपके पास बुक हो तो उन यही पर बेसिस है। अगर ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी तो वो चीज भी वहां से क्या हो जाएगी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कोई लेंथ है, यानी हम बात करें तो कौन सी लेंथ, स्मॉल वाली, स्मॉल डिस्टेंसेस है ना, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, स्मॉल डिस्टेंसेस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो स्मॉल डिस्टेंसेस का चैप्टर है ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। एक्चुअल में ये कौन सी डिस्टेंस होती है, एटम की या मॉलिक्यूल्स, किसकी होती हैं, एटम की या मॉलिक्यूल्स की। एटम जो होते हैं और मॉलिक्यूल जो होते हैं, यानी साइज ऑफ एटम अपन पढ़ेंगे
तो जो ये एटम का साइज पढ़ेंगे ये किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे या फिजिक्स में पढ़ेंगे, और किस में पढ़ेंगे, क्लास 12 में, क्लास 12 में, और क्लास 11 में भी पढ़ेंगे आप, लेकिन किस में, केमिस्ट्री में, क्लास 12 में किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों में, ठीक है। तो क्लास 12 में जो चैप्टर नंबर है वो है 13 और 14, ठीक है। यानी अगले साल जब आप 12th आएगा तब आप इन चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इससे चीज कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली बात तो इनका जो साइज होता है वो 10 टू द पावर -10 से लेके 10 टू द पावर -15 का होता है, ये इसका साइज होता है। साइज का मतलब जो रेंज है वो कितनी होती है, 10 टू द पावर 10 से लेके 15 तक होती है ना। और बुक में कहीं कहीं इसको ये भी लिखा हुआ है आपकी बुक में -8 से लेके 10 टू द पावर -10 तक होती है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बुक का ये है तो यही पढ़ लेना आप, 10 टू द पावर -8 टू लेके 10 टू द पावर -10 मीटर तक होती है, ये रेंज होती है किसकी, एटम की। एटम का साइज भी इसी रेंज में होता है, समझ आ गया ना आपको, ठीक है। अब इससे कुछ जुड़ी हुई चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे 1 FM लिखते हैं, इसको बोलते हैं फर्मी। क्या बोला जाता है इसको, फर्मी, ऐसे बोलते हैं फर्मी। इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। एक होता है अपना ए, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू होती है -मीटर। मैं लिख देता हूं यहां पे, क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, समझ आ गया। इसकी वैल्यू होती है, और ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होती हैं, तो छोटी छोटी चीजें मुझे आपको बतानी है, वो लगभग इसी के इक्वल होती है, ठीक है। और मैं बात करूं अब दूसरे कंटेंट्स की, तो वो भी आपको बता देना है, वो मैं आपको बता दूंगा कि व्हाट इज द 1 पार्सेक। कई बार आप मुझसे पूछ लेते हैं कि 1 पार्सेक इक्वल क्या होता है, तो वो भी चीज हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन वो सब चीजें आपको कहां पता चलेगी, जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे तब वहां से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मिलेंगी आपको। अब मैं आज इनको बता दूं यहाँ पर तो चीजें समझ नहीं बैठेंगी आपको, क्योंकि एटम होता है, फिर एटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका क्या वैल्यूज होती हैं, इनको जो किस तरीके से उनको मतलब कि साइज किया जाता है, तो वहां इनका डेरिवेशन है, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है, उन डेरिवेशन से आपको निकलेंगे। वहां पे बहुत सारी आपको थ्योरीज गिवन है, और आपने पढ़ा होगा कौन सी थ्योरी, नॉर्मली हमारे नील्स बोर थ्योरी पढ़ी है, उससे निकल जाती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर वहां पे रेडियस निकालेंगे, एटम की रेडियस क्या थी तो r निकालेंगे। फिर वहां पर वेलोसिटी भी निकाली जाती है कि जो उस एटम के सेंटर के आसपास जो मूवमेंट होता है, यानी उसमें रिवॉल्विंग होता है जो इलेक्ट्रॉन, उनका जो वेलोसिटी क्या होती है वो भी हम वहां से निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, वहां पढ़ लेंगे। अगला हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ मास। ये न्यू टॉपिक है आपका, दो चीजें पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ मास और मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहला है अपना मेजरमेंट ऑफ मास और दूसरा है अपना मेजरमेंट ऑफ टाइम। दोनों ही चीजें कुछ ज्यादा डीपली नहीं दी हुई है, कुछ दो चार चीजें इनके बारे में बता दूंगा मैं। अब मेजरमेंट ऑफ मास, नॉर्मली तो हम इसको किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। अब जो ये केजी है ना, इसके लिए हमारे पास एक कंटेंट रखा हुआ है, वो दिल्ली के अंदर रखा हुआ है। इंडिया के अंदर कहाँ रखा हुआ है, इंडिया में एक प्लेस है दिल्ली, समझते हो ना, दिल्ली सब समझते हो दिल्ली को। और दिल्ली में है नेशनल फिजिक्स लैब, NPL, नेशनल फिजिक्स लैब। वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है इस तरीके से, और उसका जो वेट है वो 1 kg मान रखा है। उसी पे हम पूरे अपने जो भी इंडिया के अंदर जो मेजरमेंट होता है, जो माप होता है, वो इसके आधार मानते हैं। यानी इसका वेट कितना है, 1 kg, फिर सबको उसके इक्वल माना हुआ है और उसी को हम बोलते हैं 1 kg। जबकि एक्चुअल में थोड़ी भाई 1 kg कैसे मान लिया, तो 1 kg के लिए हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखी अपने, सबने मान के, सबने वहां पे क्या कही, सबने सलाह करी कि चलो ये मान लेते हैं, अब इसके इक्वल जो भी अमाउंट होगा उसको हम 1 kg मानेंगे। ऐसे पूरी इंडिया में भी मैंने बताया था आपको 1 किलोग्राम की डेफिनेशन, इससे पहले जो लेक्चर्स थी वहां लेक्चर था जो, उसमें बताया था कि मैंने व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम, तो वहां पे बताया था। तो यहाँ भी NPL के अंदर एक कंटेंट रखा हुआ है, उस कंटेंट का वेट 1 kg है, तो उसके इक्वल हमने पूरी दुनिया, अपने पूरे इंडिया के अंदर जो भी मैप है, मेजरमेंट है, उसको हमने इसके बिहाफ पे रखा हुआ है।
ठीक है। अब इसका जो साइज है, रेंज की हम बात करें तो उस रेंज के लिए नॉर्मली तो बहुत सारी चीजें हैं कि किस कौन सी रेंज क्या होती है, तो उसको कोई आवश्यकता है नहीं आपको, क्योंकि वो कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ठीक है। अब इसकी बात करें मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम के लिए क्या है कि एक सीजियम एक कंटेंट है, उसमें क्या है कि वाइब्रेशन होते हैं, उस वाइब्रेशन के आधार पर ही हम इस टाइम का मेजरमेंट करते हैं। सीजीएम में कंटेंट है, उसमें नोट्स मिल जाएंगे आपको, उसमें थोड़ी बहुत चीजें जो लिखी होंगी मैं लिख दूंगा, समझ लेनी, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। एक सीजीएम है, उसमें वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को एक टाइम से सेट करने के बाद हमने क्या हुआ है कि उसमें कितना होता है क्या होता है, तो वो चीजें वहां से निकालने के बाद उसको क्या किया हमने, उसके बिहाफ पे टाइम को मेजर कर लिया कि 1 सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन होते हैं। मैंने 1 सेकंड की डेफिनेशन लिखवाई थी, उसमें लिखा था कि 1/, बहुत सारी क्वांटिटी लिखी हुई थी, तो वही चीज है मेजरमेंट करना। कहने का मतलब है उस सीजीएम के अंदर कितने वाइब्रेशंस होते हैं, उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बताया, उसमें दोनों चीजें बताई, एक तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए बताया, दूसरे किसके लिए, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस वहां पे इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमारा एक मेथड था पैरेलैक्स मेथड, उससे क्या करते हैं हम, जैसे अपने जो अर्थ है, मून है, दूसरे प्लैनेट्स हैं, उनकी जो डिस्टेंस है यहाँ से मेजर कर लेते हैं। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, और वो फॉर्मूला क्या था, d = b/θ। ठीक है। थीटा मैंने बताया था, b वहां पे बेसिस था, बेसिस क्या होता है ये चीज मैंने बता दी आपको, पैरेलैक्स क्या होता है ये चीज भी मैंने आपको क्लियर की थी। उसके बिहाफ पे अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट है, उसका साइज अपने को पता करना है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था आपका, नंबर d = अपने पढ़ा था वो अल्फा = d/θ, स्मॉल d, कैपिटल D/स्मॉल d। स्मॉल d वहां पे क्या था, डायमीटर ऑफ प्लेनेट, अल्फा क्या था वहां पर, एंगुलर। ठीक है। इस तरीके से वो चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद मेजरमेंट का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आप क्लास 12 में पढ़ लेंगे अपन। बाकी अपना इसका अपन ने पढ़ा कि जो अपना मास है उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो केजी में करते हैं, लेकिन जो एटम होता है वहां पे इसके लिए एएमयू का यूज किया जाता है मोस्टली। किसका यूज किया जाता है, एएमयू। अब ये क्या होती है, इसको ज्यादा आपको डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी इसका जुड़ा आएगा कि सर व्हाट इज एएमयू, है ना, तो वहां पे इन चीजों को पढ़ लोगे। और दूसरी बात, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां भी चैप्टर नंबर 15 में पढ़ोगे आप मास को, तो वहां भी 1 एएमयू का पता चल जाएगा। ठीक है। और टाइम का मैंने बताया था कि 1 सेकंड जहां जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो की वही आपको यहाँ पता करना है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1, 2 था, उसका जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट है। अब उसके क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसी शेड्यूल के साथ मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड